हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 3 और इस चैप्टर का हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो पहले आप उसको देखना, बाद में इसको देखना, क्योंकि जब आप सीरियल वाइज चीजों को देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। और ये साइड में जितनी भी प्ले लिस्ट लगी हुई है 6 से 8 तक की एनसीईआरटी की, ये सभी मैंने पढ़ाई है। और हिस्ट्री भी मैंने कंप्लीट करा दी है, ज्योग्राफी में भी मैंने करा दी है, और ये पॉलिटिकल साइंस चल रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो ये सारी जो बुक है, जो वीडियो है, इन सारी वीडियो की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक दे दूंगी। आप वहां से जाकर देख सकते हैं जो भी आपको देखना हो, ठीक है। और इन सब के थ्योरी के बाद में क्वेश्चन आंसर भी कराती हूँ, तो वो सारी ये प्लेलिस्ट लगी हुई है, इन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और इन सभी प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं इस चैप्टर 3 के पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने देखा था कि लोगों को डिसीजन क्यों लेने चाहिए, यानी कि लोगों को फैसले क्यों लेने चाहिए और हमें संसद की जरूरत क्यों पड़ी। ये सारी चीजें हमने देखी थी, और संसद क्या होती है तो मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाया है। आप इसके फर्स्ट पार्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम देखते हैं संसद की भूमिका, कि संसद की क्या भूमिका है हमारे भारत में। हमारी जो संसद है उसमें क्या निहित है, हमारा लोकतंत्र निहित है। हमारा जो देश है वो लोकतंत्र देश है, और कोई भी लोकतंत्र देश कहाँ से चलता है, कोई भी लोकतंत्र देश चलता है संसद से, यानी कि संसद चलाती है लोकतंत्र देश को, ठीक है। और लोकतंत्र मतलब संसद कैसे चलाती है लोकतंत्र देश को। अब लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र होता है कि जनता खुद फैसले लेती है अपने लिए, ठीक है। जनता को किस तरह के कानून चाहिए इसका फैसला जनता खुद लेगी, है ना। जनता को मतलब कुछ भी चीजें हो रही हैं जो देश में, उस सब में जनता की जो सहमति है वो अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ये लोकतंत्र होता है। जो हमारी संसद है वो भी यही कार्य करती है, कि क्योंकि जो संसद में जो लोग बैठे हैं, जो जितने भी सांसद बैठे हुए हैं, वो उनको किसने चुन के भेजा है, उनको हमने चुन के भेजा है, उनको जनता ने चुन के भेजा है, ठीक है। तो वो भली भांति जानते हैं कि किस क्षेत्र की कौन सी समस्या है, किस क्षेत्र में किन चीजों की कमी है, तो वो अपने हिसाब से नियमों को संसद में पेश करते हैं और उनको पास करवाते हैं। या फिर अगर उस क्षेत्र में जो भी समस्या है उन समस्याओं का निराकरण कराते हैं। जैसे विकास कम हुआ है, रोड वगैरह नहीं है, स्कूल नहीं है, तो ये सारी समस्या वो संसद में जाके बताते हैं, और वहां से ही संसद में इन चीजों पर डिस्कशन होता है और उनको पैसा मिलता है और वो अपने क्षेत्र का विकास कर पाते हैं। तो इस तरह से सारे एमपी अपने अपने क्षेत्रों का विकास करते हैं। तो जो संसद है उसका क्या काम है, वो देश को सिस्टमेटिक तरीके से चलाने का काम है संसद का, और वो क्या कर रही है, देश का विकास करने का काम है। जो संसद की कार्रवाई चलती है, कभी आपने टीवी में देखा होगा, तो वो किस बारे में चर्चा करते हैं, वो देश को आगे ले जाने के बारे में चर्चा करते हैं। वो देश के जो नागरिक हैं उनको उनकी सुख सुविधाओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे कोरोना महामारी आई थी तो उससे संबंधित भी नियम बनाए गए संसद में, कि भाई इतना छूट दिए जाए, इतना लोगों को राशन दिया जाए, मेडिकल सुविधाएं फ्री में दी जाए, ठीक है। बच्चों की फीस माफ कर देनी चाहिए 2 साल के लिए, क्योंकि काम धंधे रुक गए थे। तो संसद का क्या कार्य है, संसद का कार्य है कि जो लोग हैं देश के, उन उन लोगों को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनकी जो भी समस्या है उनका निराकरण करना, ठीक है। एक कल्याणकारी राज्य मतलब एक खुशहाल देश कब बन सकता है, जब वहां की जो संसद है वो वहां पर संसद स्थापित हो, ठीक है। और वो पूरी तरह क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपके संसद की भूमिका के अंदर ही का राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। अब राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे होता है, यानी कि सरकार कैसे बनती है, सीधे सीधे हम वो देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपकी बुक में तो थोड़ी टफ लैंग्वेज है, अगर आपको बुक भी साथ साथ रीड करनी है तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप बुक की तरफ भी देखते रहिए, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन सी चीजें कराई जा रही हैं। बाकी ये जितना भी मैंने लिखा है ये सारी आपकी बुक से ही लिखा है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा है। अब देखिए सरकार कैसे बनती है, हम बिल्कुल
बेसिक से चलेंगे, ठीक है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी करा दिया था वहां से भी थोड़ा सा लेके चलेंगे कि कोई भी एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होंगे अलग अलग पार्टी के, ठीक है, और उनको आप वोट देंगे, है ना। जैसे आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं उसमें कांग्रेस के भी कुछ कैंडिडेट खड़े होंगे, उसमें उसमें बीजेपी के भी कुछ कैंडिडेट खड़े होंगे, उसमें बीएसपी के भी कुछ कैंडिडेट खड़े होंगे। तो आपको अपने हिसाब से आपको लगता है कि जो आपकी बात सुनेगा, जो भी कैंडिडेट या फिर जो कैंडिडेट आपके क्षेत्र का विकास करेगा, आप उसको वोट डालेंगे, ठीक है। तो वो जिसको आप वोट डाल रहे हैं वो होगा एमपी, ठीक है, वो कौन होगा, एमपी हो जाएगा, है ना। अब वो उस क्षेत्र, उन तीनों चारों में से जो एक व्यक्ति जीत के जाएगा उसको बोलेंगे एमपी। और इसी तरह से पूरे भारत में चुनाव होगा, ठीक है, क्या कहाँ होगा, पूरे भारत में चुनाव होगा। और अपने अपने एरिया के जो कैंडिडेट निकल के आएंगे उनको बोलते हैं प्रतिनिधि, कैंडिडेट को क्या बोलेंगे, प्रतिनिधि। और जिस क्षेत्र का चुनाव हो रहा है उस क्षेत्र को बोलेंगे निर्वाचित क्षेत्र, ठीक है। यानी कि एक कैंडिडेट जिस क्षेत्र से जीत के आया है उसको बोलेंगे निर्वाचित क्षेत्र। यह चुनाव हो रहा है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को बोलेंगे निर्वाचित क्षेत्र, ठीक है। और उस कैंडिडेट को बोलेंगे एमएलए, सॉरी एमपी, एमपी या सांसद, क्या बोलेंगे, एमपी या सांसद, ठीक है। अब कहीं किसी क्षेत्र में किस पार्टी का जीतेगा, किसी क्षेत्र में किसी और पार्टी का जीतेगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए 2014 की बात करें, क्योंकि 2014 का ही उदाहरण आपकी बुक में दिया हुआ है। तो 2014 में जो चुनाव हुए उसमें जो एमपी जीत कर आए, वो ज्यादातर जो जीत के आए वो बीजेपी पार्टी के जीत के आए, ठीक है। और बीजेपी पार्टी के जीत के आए, देखिए इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखिए, आई होप कि आपको बुक दिख रही हो कि जो सभी कैंडिडेट जीत के आए। देखो इतनी सारी पार्टी हैं, यानी कि राष्ट्रीय दल का मतलब है कुछ नेशनल लेवल की पार्टी होती है, यानी कि बहुत सारे राज्यों में वो चुनाव लड़ती हैं, जो बड़ी पार्टी होती है ना। कुछ छोटी पार्टी होती है, यानी कि वो बस केवल राज्य तक सीमित होती है, केवल राज्य में ही चुनाव लड़ सकती हैं, ठीक है। अब जैसे पहले आम आदमी जो पार्टी थी, पहले वो क्षेत्रीय पार्टी थी 2014 में, मतलब नेशनल पार्टी नहीं थी, यानी कि वो आम आदमी के जो कैंडिडेट है वो पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ सकते थे, किसी क्षेत्र विशेष में, यानी कि दिल्ली तक सीमित थी, आप ये मान सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो गई, नेशनल पार्टी में आ गई है अब, ठीक है। तो बीजेपी की आई है 282 सीटें, है ना। अब 282 इनके कैंडिडेट आए हैं। और देखिए हम जो ये है लोकसभा, हम लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ देखते हैं, ये हमने पिछले पार्ट में भी देखा था कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ है तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने हैं। निर्वाचित का मतलब है जो जनता चुन के भेज दिया, ठीक है, जो जनता ने चुना है, मतलब जनता ने जो वोट डाली है उससे जो भी व्यक्ति जीत के आया है, जो सांसद जीत के आया है, उसको हम बोलेंगे निर्वाचित सदस्य, ठीक है। निर्वाचित सदस्य कितने हैं लोकसभा में, 243, सॉरी 543, 543 सदस्य हैं। दो मनोनीत, मनोनीत का मतलब है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को चाहे, मतलब दो व्यक्ति को चाहे तो वो सांसद बना सकता है, ठीक है। मतलब उसको लग रहा है कि हाँ इनकी योग्यता ऐसी है, ये समाज सेवी हैं, ये देश के लिए काम कर सकते हैं, तो दो व्यक्तियों को वो अपनी तरफ से सांसद चुन सकता है, राष्ट्रपति को ये अधिकार है। तो अब देखिए 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा में, लेकिन जो सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए, आपकी बुक में लिखा है कि सरकार बनाने के लिए चाहिए 272, ठीक है। और इसके कितने आए थे, जो बीजेपी पार्टी थी 2014 में, उनके आए थे 282, यानी कि जितने लोग चाहिए जीतने के लिए, एक सरकार बनाने के लिए, बीजेपी के पास उतने सदस्य आए थे, ठीक है, उससे 10 एक्स्ट्रा आए थे। तो उनकी जो सरकार थी वो कैसी बनी थी, पूर्ण बहुमत से, यानी कि जनता ने खुद ही चुना है उनको। जो पीएम थे उस समय, तत्कालीन पीएम थे, उनका नाम था प्रधानमंत्री मोदी जी, अभी भी हैं वही है।
तो 2014 की चुनाव की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो 2014 में उनकी कितनी सीट आई थी, 282 सीट आई थी, यानी कि पूर्ण बहुमत से उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, ठीक है। अब देखिए, जब जो MP जीत कर आते हैं, ठीक है, जिस भी पार्टी के, उस पार्टी का एक जो नेता होता है, उस नेता को हम क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, यानी कि जो जिसकी सरकार बनेगी, ठीक है, जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी, जैसे 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो जो बीजेपी के जो मुख्य नेता होगा वो कौन होगा, सत्ताधारी नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और प्रधानमंत्री कौन था, नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है। अब देखिए, जो सरकार बनी थी वो कैसी बनी थी, पूर्ण बहुमत से बनी थी। अब आप जानेंगे कि गठबंधन की सरकार किस तरह से कार्य करती है, यानी कि गठबंधन की सरकार क्या होती है। अब जैसे मोदी जी को कितनी मिली थी, 543 में से मिली थी 282 सीटें, ठीक है। कितनी मिली थी, 282। अब मान लीजिए उनको 262 मिलती, ठीक है, कितनी मिलती, 262 सीटें मिलती, तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, क्योंकि 272 सीटें चाहिए कम से कम, अपनी सत्ता बनाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए, 272 चाहिए। अब यहाँ पर आई है 262। कई बार ऐसे होता है। अब देखिए 2009 का इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है कि 2009 में क्या हुआ कि सबसे ज्यादा जो वोट आई थी वो आई थी कांग्रेस सरकार की। मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, तो जो सरकार बनी थी वो बनी थी कांग्रेस की। देखिए नेक्स्ट पर दे रखा है, इस तरह से ये दे रखा है लिस्ट में, आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो वोट मिली है वो मिली है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, यानी कि कांग्रेस सरकार को मिली थी 206 सीटें। लेकिन जो 206 सीटें मिली थी, और सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए, 272 चाहिए, तो वो सरकार नहीं बना पाई कांग्रेस। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गठबंधन कर लिया किसी दूसरी पार्टी से। जैसे बहुत सारी पार्टियां यहाँ जीती है ना, तो इसमें से दो तीन पार्टियों से गठबंधन कर लेते हैं, 2-3 पार्टियों को अपने में मिला लेते हैं कि भाई तुम भी अपने अपने MPओ को लेके आ जाओ और हमारे साथ सरकार बना लो, ठीक है। तो इन्होंने यूपीए गठबंधन किया था, यूपीए गठबंधन किया था, और उसके बाद 2009 में अपनी सरकार बना ली थी। तो आपको पता चल गया गठबंधन की सरकार क्या होती है, पूर्ण बहुमत की सरकार क्या होती है। यानी कि जब किसी भी पार्टी को जितनी वोट चाहिए सरकार बनाने के लिए, 272 चाहिए, अगर 272 से ऊपर आ जाती है तो वो बन गई पूर्ण बहुमत की सरकार। अगर उनकी 272 से सीटें कम आती हैं तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। हाल फिलहाल में बिहार में जो सरकार बनी हुई है वो गठबंधन की सरकार बनी हुई है, ठीक है। अगर हम राज्य उसकी बात करें, विधायिका की बात करें, राज्य विधायिका की बात करें, तो वो किसकी बनी हुई है, वो गठबंधन की बनी हुई है। नीतीश जो है हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री वहां के, उन्होंने गठबंधन किससे कर रखा है, बीजेपी सरकार से गठबंधन कर रखा है। यानी कि बीजेपी के जो MLA हैं उनको अपनी पार्टी में मिला रखा है और गठबंधन की सरकार बना रखी है, ठीक है। अब जैसे 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, मोदी जी की सरकार बन सकती है, पूरे चांसेस है। अगर मान लीजिए मोदी जी के जो वोट हैं वो 272 से कम आती हैं, तो वो क्या करेंगे, वो किसी दूसरी पार्टी के MP MLA से MP से क्या करेंगे, गठबंधन कर लेंगे, यानी कि उनको अपने अंदर अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। मान लीजिए BSP के साथ कर ले कि भाई आप और हम मिल के काम करेंगे, आप हमारे साथ आ जाइए और आपकी भी बात हम सुनेंगे, आपकी भी बातों को रखा जाएगा पार्टी के अंदर, और देश में जो कानून बनेगा उसमें आपकी भी राय ली जाएगी, तो आप हमारे साथ सरकार बना लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई गठबंधन की सरकार। अब आपको पता चल गया लोकसभा का जो गठन होता है वो कैसे होता है। अब ये जितने भी MP जीत के आए हैं, जिन्होंने सरकार बनाई है, ठीक है, चाहे बहुमत से बनाई है चाहे गठबंधन से बनाई है, जिन्होंने सरकार बनाई है वही लोग एक अपना अध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है। जो कार्रवाई होती है उसको सुनने के लिए जो होता है, आपने देखा होगा जब आप टीवी में देखते हैं कभी भी लोकसभा की कार्रवाई या संसद की कार्रवाई, तो जो एक व्यक्ति होता है चेयर पे बैठा हुआ, अध्यक्ष बोलते हैं उसको, अध्यक्ष महोदय या स्पीकर
बोलते हैं, तो वो क्या करता है, दलील सुनता है, जो भी दलील दी जा रही है। और वो होता कौन है, वो सत्ता पक्ष में से ही किसी कोई एक होता है, ठीक है। इस सत्ता पक्ष के एमपीओ में से कोई एक एमपी होता है, यानी कि निर्वाचित एमपी होता है वो, जो जनता ने बनाकर भेजे हैं, जितने भी एमपी भेजे हैं जनता ने निर्वाचित करके, उनमें से ही एक वोट डाल के उनमें से ही एक व्यक्ति क्या बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अब हमने ये पूरी तरह से लोकसभा समझ लिया है ना। और इन एमपीओ का क्या काम होता है। अब बहुत सारी पार्टियों के जो एमपी हैं, कुछ ने तो अपनी सरकार बना ली जो बहुमत में ज्यादा थे, और जो बहुमत में कम थे वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ काम नहीं कर सकते या उनको उनकी हेल्प नहीं करी जाएगी। संसद, जो भी लोग संसद में जीत के गए हैं, वो अपने क्षेत्र की बात को रखेंगे और अपने क्षेत्र से संबंधित कर में छूट करवानी है, यानी कि टैक्स को कम करवाना है, लगान को कम करवाना है, या अपने लोगों को रोजगार देना है। जो भी समस्या है उस क्षेत्र की समस्याओं को रखेंगे और उन सभी का निराकरण कहाँ होगा, यहाँ पर होगा लोकसभा में, है ना। अब देखिए दूसरा जो सदन होता है संसद का, वो होता है राज्यसभा। अब राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित यानी कि जो जनता चुनकर भेज रही है, जिन सीटों का चुनाव हो रहा है उनको बोलेंगे हम निर्वाचित। ठीक है, अब इसमें होते हैं 233 सीट, कैसी होती है, निर्वाचित होती हैं, और 12 कैसी होती है, मनोनीत। इसमें कितनी थी मनोनीत, इसमें 2 थी। बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना है। लोकसभा में 2 सीटें होती हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, 12 सीटें होती हैं। और इनका मनोनयन कौन करता है, इनका मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति जी, यानी कि राष्ट्रपति जी को, जो तत्कालीन राष्ट्रपति होंगे, उनको जो भी लगेगा कि हाँ ये जो व्यक्ति है ये हमारे देश को आगे लेके जा सकता है, तो अपनी मर्जी से उसको वो सांसद बना देंगे। जैसे एक फिल्म जगत से उठा लिया, है ना, कोई स्टार है उसको सांसद बना लिया, उसको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति को जो अच्छा लगेगा वो उनको बना लेंगे। ठीक है, या फिर कोई कलाकार है और या कोई टीचर को बना लिया, किसी डॉक्टर को बना दिया, उनका जिसका भी मन करेगा उसको बना देंगे। कोई आईएएस अधिकारी है, मतलब जिसको भी उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये देश के बारे में गंभीरता से काम करेंगे या देश के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, उनको क्या करेंगे, वो 12 ऐसे लोगों का वो कर देते हैं, अपॉइंटमेंट, उनको अपॉइंट कर देते हैं। किस पर, एमपी या सांसद एक ही बात होती है। ठीक है, अब देखिए जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। ठीक है, कितना होता है, 6 वर्ष। लेकिन लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसी तरह से जो मैंने पिछले पार्ट में आपको राज्य की विधानसभा बताई थी, ठीक है, उसमें भी इसी तरह से कार्य होता है कि जो विधानसभा होती है वो 5 साल के लिए होती है, जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए होते हैं। ये चीज आप याद रखना। ठीक है, तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका वो कितने वर्ष के लिए होते हैं, 6 वर्ष के लिए होते हैं। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी कि ऐसा नहीं जैसे लोकसभा में क्या होता है, अब इनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो सारे एमपी सारी सीटों पे दोबारा चुनाव होंगे, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। हर 6 साल बाद 233 सीटों पे चुनाव नहीं होगा। कितनी सीटों पे होगा, इन सीटों का 1/3। ठीक है, 1/3 हर साल, हर 2 साल बाद इनका चुनाव होता रहेगा। ठीक है, हर 2 साल बाद कुछ कुछ सीटों पे चुनाव होता रहेगा। मान लीजिए यहाँ के मध्य प्रदेश के हैं एमपी, मान लीजिए दिल्ली के 4 एमपी हैं। ठीक है, दिल्ली के कितने, 4 एमपी हैं। अब इनके 6 वर्ष पूरे होंगे, जब भी होंगे इनके 6 वर्ष पूरे, तो इस सीट पे चुनाव हो गया। फिर जब इन यहाँ के एमपीओ के होंगे तो यहाँ पर चुनाव हो गया। मतलब 2 साल बाद कुछ राज्यों में चुनाव होते हैं और बाकी राज्यों में नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो एमपी होते हैं इनके हर 2 साल बाद चुनाव होते हैं और ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, 6 वर्ष बाद जब इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा फिर उस सीट पे दोबारा चुनाव होगा। और इसको इस तरह से गठन किया गया है राज्यसभा को कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो देश के जितने भी
राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं उनका कार्यकाल एक साथ खत्म नहीं होता। वो इस तरह से ही उसका गठन किया गया है कि हर 2 साल बाद कुछ सेवानिवृत्त होते रहेंगे, यानी कि उनका जो कार्यकाल है वो खत्म होता रहेगा और वहां पर चुनाव होते रहेंगे। ठीक है, तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं। यानी कि ये हमेशा यहाँ पर हमेशा सदस्य मिलेंगे, ये कभी भी भंग नहीं होती है और ये हर 5 साल बाद भंग हो जाती है जब भी दूसरी सरकार बनती है, यानी कि जब भी उनके एमपीओ का कार्यकाल खत्म होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एमपी होते हैं उनका कार्यकाल एक साथ ही शुरू होता है और एक साथ ही सबका खत्म हो जाता है और यहाँ पे अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा मुख्य रूप से क्या काम करती है। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। किसके करती है? देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और इसका क्या कार्य होता है, ये जो लोकसभा में जितने भी कानून पास होते हैं, ठीक है, वो कोई समस्या, मतलब जनता की कोई समस्या है, वो एमपीओ ने उस समस्या को समझा और जाना और उस समस्या को कहाँ डिस्कस करा, लोकसभा में डिस्कस करा, फिर उस समस्या पर कानून बनेगा या बिल पास होगा। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी और ये सारी चीजें फिर कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी राज्यसभा में। ठीक है, अब राज्यसभा के जो सदस्य हैं उस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि ये जो नियम बनाए गए ये सही बनाए गए या नहीं बनाए गए। राज्य की सरकारों से भी मशवरा लेंगे कि ये सब सारी चीजें जो चल रही है वो ठीक है या नहीं है, या तो उसकी कानून की समीक्षा करेंगे या फिर उसमें क्या करेंगे, संशोधन। अगर उनको लगता है कि नहीं, जो राज्यसभा के लोकसभा के जो एमपी हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने गलत नियम बनाए हैं या उन्हें लग रहा है कि थोड़ा बहुत संशोधन किया जा सकता है इसमें, तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो उनको संशोधन के लिए भेजेंगे और लोकसभा में दोबारा उस बिल पर चर्चा होगी, दोबारा उसमें संशोधन होगा और संशोधन के बाद क्या होगा, ये जब इस सदन ने भी पास कर दिया, लोकसभा ने भी, राज्यसभा ने भी, उसके बाद क्या करेंगे, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे और जो भी विधेयक है वो पास हो जाएगा या कोई बिल है वो पास हो जाएगा। बिल का मतलब है कोई खर्चा है, ठीक है, कहीं किसी एरिया में जो विकास कार्य किया जाना है उसके लिए जो बिल पास होगा। पहले तो जो समस्या बताई जाएगी, मान लीजिए नलकूपों की सुविधा नहीं है किसी क्षेत्र में या नहर नहीं है, तो फिर उसका क्या होगा, बिल पास होगा कि इस क्षेत्र में नहर निकलेगी तो इतने करोड़, इतने 1000 करोड़ रुपए लगेंगे, तो उस 1000 करोड़ के लिए क्या होगा, यहाँ से पास होगा और पास होने के बाद में जो राष्ट्रपति हैं वो सिग्नेचर कर देंगे और वहां से फिर उनको पैसे मिलेंगे। ठीक है, और फिर जिस क्षेत्र में जो भी विकास कार्य होना है वो होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये सारी चीजें समझी, तो अब मैं आपको बुक में एक बार बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें हमने समझ ली है। हमने समझा है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, ठीक है, तो किस तरह से चुनाव होते हैं, किस तरह से सरकारें बनती है, राज्यसभा में सदस्य कैसे आते हैं, लोकसभा में सदस्य कैसे आते हैं, और दोनों जो सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्यों को भी सांसद बोलते हैं और लोकसभा के सदस्यों को भी सांसद बोलते हैं। दोनों सांसद जो हैं वो किस तरह से मिलजुल के काम करते हैं और किस तरह की चीजें होती हैं। देखो, 2 चीजें और रह गई हैं। जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, भारत का वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और इसमें एक और रह गया था, इसमें एक चीज और रह गई थी लोकसभा में रह गया था, एक होती है कैबिनेट। कैबिनेट क्या होता है, कुछ विभाग ऐसे होते हैं उन पर स्पेशली ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब वो किसी क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं है, वो देश की चीजें हैं, तो उससे संबंधित क्या है, कैबिनेट मंत्री होते हैं। जैसे उद्योग मंत्री, ठीक है, यानी कि वो देश के पूरे उद्योगों को देखेंगे, उद्योगों से संबंधित नियमों को देखेंगे, उद्योगों को कैसे आगे लेके जाना है, कौन सी नीति ऐसी लगाई जाए जिससे उद्योगों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। जब उद्योग का विकास होगा तो नौकरियों का विकास, नौकरी मिलेंगी लोगों को, ठीक है, रोजगार मिलेगा। इसी तरह से जो हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी वो है, कपड़ा जो मिले हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में हो, तो कपड़ा मंत्री एक अलग होता है हमारे यहाँ पे। चारा मंत्री भी होते हैं, ये जो गाय भैंसों के जो चारे वगैरह होते हैं इस तरह के। ठीक है, तो बहुत सारे विभाग बनाए गए हैं, जैसे चिकित्सा विभाग अलग है, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री अलग है। तो इस तरह के बहुत सारे विभाग बनाए जाते हैं और ये विभाग
किसकी देखरेख में बनाए जाते हैं? ये विभाग बनाए जाते हैं प्रधानमंत्री की देखरेख में। यानी कि ये जो एमपी जीत के आए हैं लोकसभा में, जो सत्ता पक्ष के हैं, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या करेगा, अपने अपने लोगों को ही बनाएगा, दूसरे लोगों को बनाना तो नहीं बनाएगा। दूसरी पार्टी के लोगों को क्यों बनाएगा? उसकी पार्टी के जो लोग जीत के आते हैं और तो उनमें से ही उनको लगता है कि हाँ, ये लोग एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं, यानी कि अपने क्षेत्र को भी संभाल सकते हैं और विभाग भी संभाल सकते हैं। तो कुछ लोगों को उनमें से ही जो चुन के आए, उनमें से ही कुछ लोगों को वो क्या बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं। तो वो अपना भी काम देखते हैं, यानी कि अपने क्षेत्र का भी काम देखते हैं, प्लस वो उनको जो एक्स्ट्रा काम दिया गया है, यानी कि या तो उनको उद्योग का काम दिया गया है, कपड़ों से संबंधित विभागों को देखने का काम दिया गया है, जो भी विभाग उनको दिया गया है वो उस विभाग को भी देखते हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो जो जिनको विशेष चीजें दी गई हैं देखने के लिए, उनको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। अब जैसे राजनाथ सिंह है, वो कौन है, हमारे रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। अमित शाह जी कौन है, गृह मंत्री हैं। तो मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट को वो देख रहे हैं, अपने काम को भी देख रहे हैं और दूसरे डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं। तो इस और हर सरकार में जो मंत्री होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हर सरकार अपने हिसाब से देश को आगे लेके जाती है, देश का विकास करती है, तो वो अपने हिसाब से मंत्रियों को रखती है, ठीक है। और उनको जिसमें ज्यादा, जैसे रेल मंत्री अलग होते हैं, जो रेल का काम है वो अलग मंत्री देखेगा, क्योंकि रेल एक बहुत बड़ी चीज है हमारे देश में, यातायात का एक बहुत बड़ा साधन है। तो सारी जो व्यवस्था है वो एक अलग मंत्री देखेंगे। तो इस तरह से मंत्री होते हैं, ठीक है। और इसका एक और हेडिंग है, वो अभी हम स्क्रीन पे देखेंगे, अभी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी, क्योंकि इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है। अब मैं कहां तक बोर्ड पर लिखूंगी, तो मैंने सोचा आपको स्क्रीन पे ही समझा देती हूँ कि सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना, ये देखेंगे। तो जो संसद का जो कार्य है वो क्या है, सरकार को नियंत्रित करना, ठीक है, और उसको मार्गदर्शन देना और उसको जानकारी देना। मार्गदर्शन माने किस तरह से विकास और होना है, किन चीजों पर गौर दिया जाना चाहिए सरकार को, उस तरह का मार्गदर्शन होता है। और जानकारी देना यानी कि जो भी चीजें गलत चल रही हैं समाज में, हमारे देश में, उनसे अवगत कराते हैं विपक्ष के सांसद, ठीक है। अब देखिए पक्ष वाला तो मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा में जिसकी भी ज्यादा सीटें आएंगी, है ना, जो भी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, वो तो हो जाएगी सरकार की पार्टी हो जाएगी। जैसे अभी हाल फिलहाल में बीजेपी की सरकार है ना। और जिस पार्टी का जो सीटें हैं वो दूसरे नंबर पे आएंगी, ठीक है, एक पहली पार्टी की सबसे ज्यादा आ गई और दूसरी पार्टी की जो दूसरे नंबर पे आएंगी, तो वो जो दूसरे नंबर पे आएंगी वो बैठेगा विपक्ष में, ठीक है। वो कहां बैठेगा, विपक्ष में। अभी देखिए, अभी हाल फिलहाल में देखो 2009 की अगर चुनाव की बात करें, तो यहाँ पे विपक्ष में कौन बैठा था, यहाँ पे विपक्ष में बैठी थी बीजेपी, ठीक है, भाजपा बैठी हुई थी। देखो है ना, 116, अब 116 से ज्यादा तो है नहीं किसी की, है ना। यानी कि दूसरे नंबर पे जिसकी भी सीटें ज्यादा निकल के आएंगी वो ही किस में बैठेगा, विपक्ष में बैठेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें 2014 की, तो विपक्ष में कौन बैठा था, देखो सबसे ज्यादा अगर वोट आई विपक्ष में बैठने के लिए, तो वो थी कांग्रेस, ठीक है, राहुल गांधी जी की पार्टी है कांग्रेस, वो बैठी है, ठीक है। तो राहुल गांधी की पार्टी इसमें है, विपक्ष में है। विपक्ष किसको बोलेंगे, जो मतलब एक दल जिसने सरकार बनाई है, ठीक है, जिसके विधायक ज्यादा जीत कर आए उसने क्या बना ली, सरकार। बाकी जो जिन पार्टियों के जो विधायक हैं, इनकी सरकार नहीं बनी है, लेकिन सरकार नहीं बनी है क्योंकि इनको जनता ने जिताया है, इसलिए ये कहाँ आएंगे, ये भी उसमें ही बैठेंगे, ठीक है, संसद में ही बैठेंगे। तो जितने भी सदस्य जीत के आए जनता से, चाहे उनकी पार्टी की सरकार बने या ना बने, सभी कहाँ बैठेंगे, संसद में बैठेंगे। तो जिन्होंने सरकार बनाई है वो तो बैठेंगे सरकार की तरफ, ठीक है। और बाकी के जो लोग हैं जिनकी पार्टी की सरकार नहीं बनी है वो बैठेंगे विपक्ष में, ठीक है।
तो जो विपक्ष होता है वो एक तरह से बहुत जरूरी है लोकतंत्र में, क्योंकि जो विपक्ष होता है वो क्या करता है, वो नियंत्रित करता है किसको, सरकार को। ठीक है, जो तत्कालीन सरकार चल रही है उसको वो नियंत्रित करता है। ठीक है, अब देखिए वो कैसे नियंत्रित करता है, वो सारी प्रोसेस हम इस पर देखेंगे। जब संसद का सत्र चल रहा होता है, देखो संसद का सत्र चलने का मतलब है कि संसद, देखो संसद जो होती है वो 12 महीने काम नहीं करती है ना, कुछ टाइम होता है। जैसे हमारी जो संसद है उसमें 3 सत्र होते हैं, ग्रीष्मकालीन, दीर्घकाल, शीतकालीन और मानसूनी सत्र, है ना, 3 सत्र होते हैं हमारे भारत में जो संसद चलती है। तो संसद हमारे भारत में कितनी बार चलती है, एक साल में 3 बार। ठीक है, तीन उसमें कार्य करती है। तो उसमें जब संसद के जो जब सत्र चलता है तब जितने जो भी समस्या है देश से संबंधित उनको सुना जाता है, देखा जाता है। ठीक है, तो ये सारा काम करते हैं देश के जो सांसद जीत के जाते हैं, जो सदस्य जीत के जाते हैं वो। तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। तो जब भी संसद की कार्रवाई चलती है ना, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। अब प्रश्नकाल में क्या होता है कि जो जिस पार्टी ने सरकार बनाई है उस पार्टी से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए सांसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। यानी कि जो सरकार है उस वो क्या कौन कौन से नियम गलत लेके आ रही है, क्या क्या चीज उसकी गलत हो रही है, वो उन सबसे अवगत कराते हैं। कौन, जो विपक्ष में बैठे हैं। ठीक है, जो विपक्ष में बैठे हैं अन्य सांसद, वो बताते हैं कि सरकार किन पैमानों पर सही चल रही है और किन पैमानों में गलत चल रही है। आप सही की अपेक्षा तो मत करो, पर गलतियां जरूर बताते हैं कि सरकार कहाँ कहाँ गलत चल रही है। जो बजट पेश हुआ था पिछली बार, तो वो बताते हैं कि जैसे 10,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है, मान लीजिए, मैं एग्जांपल अपनी तरफ से दे रही हूँ, मान लीजिए 10 लाख करोड़ का या 10,000 करोड़ का कोई भी वो तैयार हुआ है बजट। तो उस बजट में जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो कहाँ तक सही हो रहे हैं, कहाँ तक गलत हो रहे हैं। कभी ऐसा तो नहीं है कि सरकार घोटाला कर रही है, यानी कि सरकार योजनाएं बना रही है 10,000 करोड़ की और उसमें 5,000 करोड़ ही खर्च कर रही है, 5,000 करोड़ जो है वो अपने खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं नेता, है ना, धांधली कर रहे हैं। तो इस सब के बारे में जो नजर रखता है वो रखते हैं विपक्ष के नेता। ठीक है, जो विपक्ष के जो सांसद होते हैं वो नजर रखते हैं कि सरकार अपना काम ठीक ढंग से चला रही है या फिर नहीं चला रही है। ठीक है, और जब चर्चा होती है, बहस होती है, तो वो बताते हैं कि ये नियम जो है इस तरह से काम नहीं हो रहा है, इस तरह से काम नहीं हो रहा है। एक तरह से सरकार की कमियों को बताते हैं। तो सरकार को पता है जब भी जो संसद है उसका सत्र चलेगा तो मेरे अंदर कमियां निकाली जाएंगी। जैसे मोदी सरकार है, ठीक है, तो मोदी सरकार को बीजेपी की सरकार भी घेर रही है, टीएमसी भी घेर रही है। ठीक है, सपा के लोग भी घेर रहे हैं, बसपा के लोग भी घेर रहे हैं, बसपा के सांसद भी घेर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि मतलब जो बीजेपी की सरकार है वो इन गलतियों को उसने किया है। ठीक है, तो इस डर से जब आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें कमी निकालने के लिए ही बैठा है, तो आप संभल संभल कर चलेंगे। ठीक है, घोटाला वगैरह ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं, पर ज्यादा नहीं, ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप करेंगे तो जांच कमेटी बैठाई जाएगी, आप पकड़े जाएंगे और आपकी बदनामी अलग होगी और आपको आपके पद से भी हटाया जाएगा। जैसे हाल फिलहाल में जो लालू जी का केस चल रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के, उन्होंने चारा में घोटाला किया था बहुत बड़ी मात्रा में। तो उसी तरह से विपक्ष ने उन पर आरोप लगाए थे और वो जो आरोप थे वो सही साबित हुए थे। उसी के मामले में अभी तक भी उनको कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जिसके जरिए सांसद कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। यानी कि वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ कमी है, भाई इन कमियों को सुधारो।
अब जब संसद में बैठकर बात हो रही है, न्यूज चैनल पे आ रही है, सभी लोग देख रहे हैं, तो सबको पता चल जाएगा कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है और कितना गलत काम कर रही है। ठीक है, सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। तो वो जो सांसद हैं वो किसकी आवाज सुना रहे हैं आपको? जनता की आवाज सुना रहे हैं। ठीक है, उन्हें कहां से पता चल रहा है? जनता से पता चल रहा है। भाई जनता परेशान है। जैसे लड़कियों के लिए कानून बन रहे हैं, महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बन रहे हैं, तो सांसद कहां से लेके आ रहे हैं इन टॉपिकों को? उनको पता है कि उनके समाज में ये चीज गलत चल रही है, तो उसके ऊपर वो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। ठीक है, सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। और जो सवाल पूछते हैं वो सत्ता पक्ष वाले नहीं पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि सत्ता पक्ष वालों को अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, जितने भी जो सवाल करे जाएंगे वो विपक्ष वाले करेंगे। ठीक है, जो दूसरे नंबर पर पार्टी रहेगी, जिसने सरकार, जनता ने जो दूसरे नंबर पर पार्टी भेजी है वो होगी। ठीक है, सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करता है। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाता है और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। देखो, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। अगर विपक्ष नहीं होता, ठीक है, विपक्ष जैसी सुविधाएं नहीं होती, तो क्या होता? फिर जो सरकार जिस भी पार्टी की सरकार बन रही है वो अपने हिसाब से चलाती, ठीक है, पूरे देश को, और उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता था। वो जैसे कर रही है वैसे सही है। अब देखिए, एक प्रश्न दिया हुआ है संसद की कार्रवाई का ही। ठीक है, अब देखो लोकसभा में कार्रवाई चल रही है और अतारांकित प्रश्न संख्या 48 दिनांक 15 दिसंबर 2017 को उत्तर दिए। अब बच्चों के लिए योजनाओं का समापन। ठीक है, तो ये क्या है? एक परफॉर्मा है। सारी चीजें जो होती हैं ऑन पेपर होती हैं। ठीक है, मौखिक नहीं होता है कुछ भी, सारी चीजें लिखी जाती हैं, क्योंकि जो भविष्य है उसमें एक प्रमाण रहे कि ये कार्रवाई हुई थी, इस चीज के ऊपर चर्चा हुई थी। तो सारी चीजें कैसे होती हैं? लिखित होती हैं। तो उसका ही एक प्रश्न का इन्होंने दिया है, एग्जाम्पल करके एनसीईआरटी ने दे रखा है कि इस तरह से कार्रवाई होती है, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए। 48 डॉक्टर मनोज राजौरिया। ठीक है, ये संख्या है, प्रश्न संख्या है। ठीक है, और ये किसने पूछा है? डॉक्टर मनोज राजौरिया ने पूछा है। अब देखो प्रश्न क्या है? क्या महिलाएं और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का देश में बच्चों के लिए विभिन्न योजना और नीतियों का समाकलन करने का विचार है? अब उन्होंने एक और सवाल पूछा है इसी टॉपिक से संबंधित, महिलाओं से और बाल विकास मंत्री से पूछा है। महिला और बाल विकास मंत्री से पूछा है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो इसके कारण क्या है? अब देखो, उन्होंने पूछा है कि महिलाओं से जो सरकार है वो बच्चों के लिए विभिन्न योजना और नीतियों का समाकलन पर क्या विचार कर रही है, यानी कि महिलाओं को इससे संबंधित और बच्चों से संबंधित क्या काम किया है उन्होंने, उसका उन्हें ब्यौरा चाहिए। विपक्ष के सांसदों को चाहिए कि उन्होंने महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए क्या कार्य किया है। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछा गया है, इतना सारा क्या है? प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, जिस पार्टी की सरकार है, तो 2017 में किस पार्टी की सरकार थी? 2014 में मोदी सरकार थी, तो 17 में भी मोदी सरकार होगी। तो मोदी सरकार के मंत्री से पूछा गया है। मैंने समझाया था ना कि कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, अलग अलग विभागों के कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिनका चयन कौन करेगा? नरेंद्र मोदी ही करेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने चयन किया कैबिनेट मंत्रियों का, तो जिनमें से एक मंत्री कौन है? महिला और बाल विकास मंत्री। ठीक है, अब इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया, अब इन्होंने क्या जवाब दिया है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। देखो, प्रश्न पूछा है इन्होंने और आंसर दिया है इन्होंने, क्योंकि ये जो कार्यभार है, ठीक है, ये जो कैबिनेट संभाल रहे हैं, ये कौन संभाल रहे हैं?
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को कौन संभाल रहे हैं? ये वीरेंद्र कुमार संभाल रहे हैं। तो वीरेंद्र कुमार की ये जवाबदेही बनती है, ठीक है, जिसको ये काम दिया गया उसकी जवाबदेही बनती है कि जो काम है वो किस पैमाने पे चल रहा है, किस तरह से हो रहा है। अब देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया है। क से ग, मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 का विकास किया है, जो ज्यादातर विभिन्न मंत्रालयों, विभागों की विद्यमान योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित है। उन्होंने बोला है कि जो जो कार्यक्रम या योजनाएं बनाई गई हैं बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है, ठीक है। इसमें मंत्रालयों, विभाग तथा राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अभिसरण एवं समन्वय के रूपरेखा का प्रावधान है तथा यह बच्चों की बहुआयामी कमजोरियों को दूर करने के लिए सभी हितकारकों से सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता के 4 प्रमुख क्षेत्र अर्थात पहला है उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण, यानी कि ये जवाब दे रहे हैं कि देखो हमने इस मुद्दे पर काम किया है 2016 में, ठीक है। किस किस मुद्दे पर काम किया है? एक तो बच्चों की उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, इससे नहीं खेलो, नहीं, नीचे जाओ, नीचे जाओ, शिवांश नीचे जाओ। तो ये पहला बता रहे हैं कि उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण। दूसरा है, इन्होंने दूसरा क्या काम किया है? शिक्षा पर काम किया है, शिक्षा एवं विकास। तो इन्होंने बच्चों की, अभी आ रही हूं बस 5 मिनट, इन्होंने किस पर काम किया? बच्चों की शिक्षा पर काम किया है। तीसरा है संरक्षण, यानी कि अलग अलग नियमों के माध्यम से बच्चों को संरक्षण या महिलाओं को संरक्षण दिया गया है। चौथा है भागीदारी में वर्गीकृत करती है, यह विभिन्न रणनीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रमुख कार्यक्रमों, योजनाओं एवं नीतियों तथा हितधारकों को भी चिन्हित करती है। तो ये इन्होंने सवाल पूछा, ये इन्होंने जवाब दिया, बहुत अच्छे से जवाब दिया। इन्होंने बता दिया भाई हम ये काम कर रहे हैं इन महिलाओं और बच्चों से संबंधित, ठीक है। तो अब सभी लोग सुन रहे हैं, विपक्ष भी सुन रहे हैं, पक्ष भी सुन रही है, भारत की जनता भी सुनती है संसद की कार्रवाई को। टेलीविजन में आता है, नहीं तो अखबार में भी आता है कि ये सवाल पूछे गए, ये उन्होंने जवाब दिए हैं। तो जनता इस जवाब से संतुष्ट है तो ठीक है, अगर जनता इस जवाब से संतुष्ट नहीं है तो जनता भी अपनी आवाज उठाएगी और दोबारा जो सांसद हैं दोबारा लेके जाएंगे कि भाई ये सारी बातें आपने बोली थी ये तो सब झूठ है, ठीक है, ये इतना काम आपने नहीं किया है, और किया है तो फिर प्रूफ दो, ठीक है। अब वो प्रूफ भी पेश होते हैं, ठीक है, पेपर भी पेश होते हैं संसद में कि किस पैमाने तक काम हुआ है, किस पैमाने तक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, ये सारी सवाल जवाब होते हैं, ठीक है। किसमें होते हैं? संसद में। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है, यानी कि सरकार को भी पता रहता है कि वो काम कितना कर रही है और कितना नहीं कर रही है। अगर वो काम नहीं करेगी तो क्या होगा? अगली बार उनको वोट नहीं मिलेंगे और जनता उनको हरा देगी और दूसरी पार्टी को जिताएगी फिर। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है, मतलब सरकार कैसी रहती है? चौकन्नी रहती है कि जहां भी हमसे गलती हुई वही जनता को अगर पता चल जाएगा कि हम काम नहीं कर रहे हैं तो जनता हमें अगली बार वोट नहीं देगी। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है। संसद किसको नियंत्रित कर रही है? सरकार को नियंत्रित कर रही है, उसका मार्गदर्शन करती है। मैंने आपको बताया मार्गदर्शन कैसे कर रही है कि भाई तुमने ये काम नहीं किए, इन कामों में फुर्ती दिखाओ, मतलब इतने दिन में प्रोजेक्ट पूरे होने थे अभी तक आपने नहीं किए, या आपने इतना पैसा निकाला है सरकार के खाते में से और आपने काम इतना नहीं किया है। तो मार्गदर्शन कर रही है और उसको सूचित करती है, सूचित भी कर रही है कि भाई तुमने इस तरह से काम किया है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। तो आपको पूरी संसद के बारे में पता चल गया होगा और ये नेक्स्ट हम
पार्ट 3 में देखेंगे और ये सब मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगी आपको कि नए कानून कैसे बनते हैं, क्या होता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कोई भी कमी हो तो आप बताना, मैं उस कमी को सुधारने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। और मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।